हेलो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के इस वीडियो का टाइटल है व्हाट डज अ वुमेन वांट। ये एक बहुत रिसर्च किया हुआ सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, पर फिर भी इसका आज तक कोई क्रिस्टल क्लियर स्पेसिफिक आंसर हमें नहीं मालूम। मैं इसी क्वेश्चन को आज एड्रेस करूंगा। एंड वुमेन जब मैं कह रहा हूं तो वुमेन से मेरा मतलब है एक इंडियन मिडिल क्लास मैरिड वुमेन जो कि एक हाउसवाइफ है। स्पेसिफिकली ये एक हाउसवाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि मैं इसके फाइनल आंसर तक, एक स्पेसिफिक आंसर तक पहुंच सकूं, या फिर एक टेम्पलेट एटलीस्ट मैं रेडी कर सकूं जिस टेम्पलेट में कुछ रिक्वायर्ड इनपुट्स अगर हम डालें तो व्हाट डज अ वुमेन वांट का आंसर आ जाएगा। एंड जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं जो हाउसवाइफ हैं, रिसेंटली बनी हैं या आने वाले टाइम में बनने वाली हैं, एंड लाइकवाइज जो मेल्स हैं जो आने वाले टाइम में हस्बैंड बनने वाले हैं या रिसेंटली बने हैं, आप दोनों के लिए ही वीडियो एकदम क्रिटिकल है, असेंशियल है फॉर योर हैप्पी एंड स्टेबल मैरिड लाइफ। क्योंकि कहाँ पर ये वुमेन की वांट्स अनरीजनेबल वाला एक चेक पॉइंट क्रॉस कर देती हैं और उसके बाद ये जस्टिफाइड नहीं होती, और कहाँ तक ये वांट्स जस्टिफाइड होती हैं जिनको पूरा करने के लिए एक हस्बैंड को भी राइट टाइम पे राइट अमाउंट में इनपुट डालना चाहिए, एंड जिसके ना डालने से कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चैनल पे नए आए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो का टाइटल या थीम पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर लो। अब व्हाट डज अ वुमेन वांट में मैं एक रियल लाइफ केस के साथ इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। एंड ये एक रियल लाइफ केस है, एक जिसको मैंने बहुत डीपली, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब फ्रॉम बिफोर मैरिज एंड टिल टुडे, जब इनकी मैरिज को 13 से 14 साल हो चुके हैं। एंड ये एक अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मैरिड कपल है जिसकी शादी हुई। यहाँ पे नेम्स के तौर पे मैं हस्बैंड का नाम रोहन ले लेता हूँ एंड वाइफ का नाम मैं स्वाति ले लेता हूँ। एंड रोहन यहाँ पे दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, एंड जॉब करने वाला, अच्छी वेल अर्निंग पर्सन है। दिल्ली एनसीआर में एक एमएनसी में वो काम कर रहा है। एंड जो ऑन द अदर हैंड स्वाति है वो उत्तर प्रदेश के एक टीयर 2 भी नहीं बोल सकते, टीयर 3 भी नहीं बोल सकते, उससे भी एक लेवल नीचे का कोई टाउन या जगह, वहाँ से बिलोंग करती हैं, वहाँ से वो आई हैं। एंड एज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तो उनके पास एमबीए की डिग्री है, पर उन्होंने एमबीए की डिग्री पाने के बाद भी उन्होंने एमबीए एक रीजनेबली गुड इंस्टीट्यूट से करा, पर फिर भी उसके बाद वो अगले 5 साल कोई जॉब नहीं करी, वो घर पे बैठी। एंड घर पे बैठ के फिर किस टाइप की चिट चैट होती है और किस टाइप की बातचीत होती है ये हम सब जानते हैं और आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में, एंड तक मैं एक इस जो स्वाति की मदर हैं उनकी एक सुपर पावर के बारे में भी आप सबको बताऊंगा, पर अनफॉर्चुनेटली इस सुपर पावर का यूज़ वो मदर अपनी ही बेटी के केस में नहीं कर पाई। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो स्वाति हैं इनकी शादी हुई रोहन के साथ, एंड जैसा कि किसी भी शादी के बाद एक लड़की के सपने होते हैं, आइडियली सिचुएशन में मेरे पास ये हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा रहने का जगह ऐसी हो वैसी हो, इस टाइप के जो भी एक सपने होते हैं, एक रीजनेबल सपने, मिडिल क्लास सपने होते हैं, वो सब कुछ स्वाति की केस में स्टार्टिंग के 4 से 5 साल तो नहीं थे, पर आफ्टर दैट ये सब सपने रियलिटी बने स्वाति की लाइफ में। एंड उसके बाद भी फिर भी स्वाति को कुछ ना कुछ मिसिंग लगता रहा, कुछ ना कुछ कमी लगती रही। अब स्टार्टिंग के जो 3 से 4 साल 5 साल रहे इस शादी में, ये बहुत ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल रहे स्वाति के लिए, एंड ड्यू टू द हस्बैंड एंड फैमिली ऑफ द हस्बैंड। अब यहाँ पे रोहन और उसकी फैमिली स्टार्टिंग के 4 से 5 साल जिस टाइप का इन्होंने बिहेवियर रखा वो ठीक नहीं था, वो गलत था। एक ग्रीडी माइंडसेट के साथ वो रहे, एंड स्टार्टिंग से ही क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या लेन देन हो रहा है, एंड शादी के समय, सगाई के समय क्या मिलनी, और क्या ये जो एक
दूसरे टाइप की ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, ये लिफाफा और ये सब अलग अलग मौक़ों पे क्या फेस्टिवल पे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इन सब पे हमेशा से ही डिफरेंसेस रहे, कलेश रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे। पर 4 से 5 साल ये एक पेनफुल पीरियड रहा स्वाति के लिए, जिसमें उसने सफ़र किया, जिसमें उसने स्पेन को सहा, नो डाउट सहा। एंड सहा क्योंकि हस्बैंड और हस्बैंड की जो फैमिली है उसमें कहीं ना कहीं उनका ही कंट्रीब्यूशन था। पर इस इनिशियल पेनफुल पीरियड के बाद जो टाइम आया वो बहुत अच्छा टाइम आया निकल के, एंड उस टाइम को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली जो एक लड़की के सपने होते हैं जब उसकी शादी होने वाली होती है, तो सबसे पहला सपना होता है कि उसको एक सेपरेट यूनिट रहने को मिले, जहाँ पे वो अपने सास ससुर जी के साथ ना रहे, सेपरेट अपने हस्बैंड के साथ रहे, ताकि रोज के ये कलेश किचकिच पिचकिच कुछ होए ना। तो ये चीज़ स्वाति की लाइफ में रियलिटी बनी। फिर साथ ही साथ दूसरी एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसका जो हस्बैंड हो एक वेल अर्निंग मेंबर हो, एक वेल अर्निंग पर्सन हो, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हो। तो यहाँ पे जो रोहन है ये रीजनेबली गुड अमाउंट हर महीने कमाते थे, एंड क्योंकि ये एक अच्छा अमाउंट कमाते थे देन ओनली इनकी शादी के लिए ये प्रपोजल आया और शादी हो भी पाई, नहीं तो होती कैसे। फिर फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, दिल्ली की एक वेल नोन रेप्यूटेड एस्टैब्लिश फैमिली के ये लोग थे। एंड इस टाइप में जो ये दो फैमिलीज को कनेक्ट कराया, ये एक कॉमन रिलेटिव ने कनेक्ट कराया जो दोनों तरफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में रिलेटेड था, जिसकी वजह से ऑनलाइन प्रोफाइल में मिसमैच, ऑनलाइन एंड रियलिटी वाली पर्सनालिटीज में मिसमैच होने का खतरा यहाँ पे नहीं था। पर यहाँ पे जो बीच में कॉमन कनेक्ट जो था उस पे ब्लाइंड फेथ किया जो स्वाति की फैमिली है उन्होंने, एंड जिसकी वजह से उन्होंने शायद जितने ड्यू डिलिजेंस एक नॉर्मल केस में करनी चाहिए थी, मे बी शायद उतनी नहीं करी, क्योंकि उनको बाद में फिर इस चीज़ का अलग अलग टाइम पर ये चीज़ लगी कि ये चीज़ तो ऐसी है, ये चीज़ तो वैसी है, जो कि एक नॉर्मल ड्यू डिलिजेंस अगर की होती तो शायद पहले ही डिस्कवर हो जाती। अब इस पे भी आगे एलैबोरेट मैं करूंगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लड़की चाहती है कि फ्रीक्वेंटली हम लोग आउटिंग पे जाएं, घूमने फिरने जाएं, ट्रिप्स पे जाएं, बाहर मूवी देखने जाएं, खाना खाने जाएं। तो ये सब भी इनकी लाइफ में होता था। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये भी बहुत इनफॉर्मल एंड जस्ट लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट्स था, फ्रेंडली वे में दोनों के लिए था। एंड क्योंकि ये सास ससुर के साथ नहीं रहते थे तो इस टाइप का भी कम्युनिकेशन और इतनी फ्रीक्वेंटली ईटिंग आउट एंड गोइंग फॉर ट्रिप्स ये पॉसिबल हो भी पाया, क्योंकि सास ससुर के संग इतनी चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंसी में इतनी क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं हो पाती। एंड इस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए दोनों ही कंफर्टेबल थे, दोनों ही ओके थे, तो ये चीज़ इनकी ऐसे कैरी ऑन हुई। फिर एक लड़की ऐसा भी सोचती है कि शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो वो हेल्दी बच्चे हों, ऑन टाइम प्रेगनेंसी होए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना होए डिलीवरीज में, एंड बच्चे हेल्दी निकलें। और यही रियलिटी हुई। इस कपल के दो बहुत हेल्दी बच्चे हुए, एंड वो बच्चे आज के डेट में अच्छी हेल्थ मतलब हेल्दी हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद बच्चों को अच्छी एजुकेशन एक मैरिड कपल दे पाए, वो ये मैरिड कपल कर पाया। उसके बाद एक ये थी कि जहाँ ये रहते थे वो एक दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटी में रहते थे, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ थी बच्चों के लिए, पार्क्स, स्विमिंग पूल, योगा, वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ये सब फैसिलिटीज़ के साथ एक ऐसी जगह में वो रहते थे, ना कि एक स्टैंड अलोन घर में रहते थे जहाँ पे ये सब टाइप की फैसिलिटीज़ या तो वाइफ के लिए या बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो। उसके बाद रोहन को कोई भी इशू इस बात से कभी भी नहीं था कि मेरी वाइफ स्वाति अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ आउटिंग पे जा रही है, क्यों जा रही है, या आउट स्टेशन भी स्वाति की जो फ्रेंड्स हैं अगर उनके पास भी स्वाति 1 नाइट या 2 नाइट के लिए स्टे करने भी जाती तो भी यहाँ पे रोहन को इस बात से कोई भी इशू कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। फिर रोहन इतना कैपेबल था अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कि वाइफ की एब्सेंस में रोहन बच्चों का सारा काम फ्रॉम ए टू जी करने के लिए कैपेबल था। फ्रॉम कुकिंग, फ्रॉम सेंडिंग देम टू स्कूल, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोना, एंड घर में अगर ये झाड़ू पोछा बर्तन वाली मेड आए तो उससे काम करवा लेना। रोहन की प्रोफेशनल प्रोफाइल कुछ इस टाइप की थी जो कि उसको इतना स्पेस और इतना टाइम मिलता था कि वो आसानी से वाइफ की एब्सेंस में बच्चों का ये पूरा काम कर सके।
जहाँ जहाँ पर जिन मैरिड कपल्स में इतनी टाइम और स्पेस हस्बैंड के पास होती भी है, स्टिल द हस्बैंड इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि वो बच्चों का पूरा काम कर ले। पर यहाँ पे रोहन के पास एक एडिड एडवांटेज था जिसका बेनिफिट इसकी वाइफ को भी मिलता था। जब वो वाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने या अपनी लाइफ के लिए कुछ करने के लिए एंगेज होती थी, बाहर रहती थी घर से, उसके बाद रोहन जो था उसने अपनी वाइफ को सपोर्ट करा, मोटिवेट करा एंड फाइनली उसको कन्विंस करा कि वो जॉब कर सके, क्योंकि उसके पास एक रीजनेबल क्वालिफिकेशन तो थी, पर उसने शादी से पहले कभी भी कोई भी जॉब नहीं करी थी। 5 साल उन्होंने MBA करके स्वाति ने घर में बिताए, अपने घर में अपनी मदर के साथ बिताए, अपनी दूसरी सिस्टर के साथ बिताए एंड सिर्फ यही डिस्कशंस के बात रहते थे, पॉइंट्स रहते थे कि किसकी घर में किसकी बहू ने क्या करा, किसकी भाभी ने क्या करा, कौन किस शादी में मिला, उसने क्या पहना हुआ था, उसने कौन सा हैंडबैग लिया हुआ था, कौन सा सूट पहना हुआ था, या किस में किसकी लड़ाई हो गई। इस टाइप की जो चिट चैट और डोमेस्टिक चुगलीबाजी वाली बातें होती हैं, यही सब पूरे दिन 5 साल तक यही इनका रहा। उसके बाद तो जो रोहन था उन्होंने काफ़ी हद तक कन्विंस एंड मोटिवेट करा स्वाति को कि वो घर से निकले एंड जॉब करना स्टार्ट करे एंड अल्टीमेटली स्वाति को भी एक स्कूल में एक प्राइमरी स्कूल में एक स्कूल टीचर की जॉब मिल भी गई और उसने वो जॉब करी जब तक कि उनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे। फिर जो रोहन था उन्होंने स्वाति को अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ भी सपोर्ट करा, क्योंकि स्वाति की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, कुकिंग उनको बहुत अच्छी करनी आती थी। तो रोहन ने स्वाति को इस चीज़ के लिए आगे मोटिवेट करा कि वो सोसाइटी में एक होम शेफ की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करे, जिसके लिए सोसाइटी में टाइम पे अलग अलग फेस्टिवल्स के टाइम पे जब स्टॉल्स लगते हैं, फूड स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पे रोहन ने स्वाति को ये चीज़ मोटिवेट करके करवाया कि वो स्टॉल लगाए, फूड स्टॉल लगाए और अपने आप को एस्टैब्लिश करे एक होम शेफ की तरह। यहाँ पर रोहन ने पूरा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी एफर्ट्स के रूप में देना होता वो पूरा दिया स्वाति को, एंड स्वाति ने भी अपनी कुकिंग स्किल्स के बदौलत अपना नाम एस्टैब्लिश करा सोसाइटी में एज अ होम शेफ एंड उसके खाने की काफ़ी अच्छी डिमांड हो भी गई उसके बाद। अब ये सब एडवांटेजेस, ये सब पर्क्स, ये सब बेनिफिट्स शादी के बाद मिलने लगे स्वाति को, और अपनी शादी के जो आज ये 13 से 14 साल हो गए, इसके लास्ट में 5.5 से 6 साल से ये बेनिफिट्स उनको मिल रहे थे। स्टार्टिंग के कुछ 5.5-6 साल के लिए मिल रहे थे, स्टार्टिंग के कुछ 3 से 4-5 साल इनके लिए पेनफुल रहे। अब यहाँ पे स्टिल इतने सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स के बाद इन सब के ओवर एंड अबव भी एक और वांट थी स्वाति की, जिसके लिए स्वाति अभी भी अनसेटिस्फाइड थी और जिसके लिए अभी भी उसको लगता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ी कमी अभी भी बची हुई है। और वो वांट थी अपनी फैमिली पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट का मिलना फ्रॉम द हस्बैंड, फ्रॉम रोहन। अब यहाँ पे ये किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि ठीक क्वांटिटी में ठीक ढंग से रिस्पेक्ट आपने की या नहीं की, ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चनेबल है, ये सब्जेक्टिव मैटर है। अब यहाँ पे स्वाति ने इस चीज़ को इस ढंग से समझा कि क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरी मदर से, जब मेरे मदर एंड फादर आके रहते हैं हमारे साथ 1 दिन 2 दिन के लिए, जब भी अगर ये आते हैं तो मेरे हस्बैंड मेरी मदर से कम बात करते हैं, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करते हैं, जो अंदर है वही बात करते हैं, वही बाहर है। यानी कि इन शॉर्ट वो डिप्लोमेटिक नहीं है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें वो नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी दो टूक बात करते हैं। अब ये जो नेचर रोहन का है, ये नेचर जो आज इनको समझ नहीं आ रहा या खराब लग रहा है, ये नेचर रोहन का बिफोर मैरिज के फिक्स होने से भी पहले क्लियरली डिस्प्ले हो गया था स्वाति उनके मदर और उनके फादर के सामने। जब कोई रोका भी नहीं हुआ था, जब कोई सगाई शादी कुछ नहीं हुई थी, जब जस्ट एक मीटिंग हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते थे, तो उन्हीं डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जब एक मीटिंग हुई उसी कॉमन रिलेटिव के घर पे, जिस कॉमन रिलेटिव ने दोनों फैमिलीज का ये रिश्ता कराया, तो रोहन ने अपना यही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हिसाब से जो बात ठीक थी उसके लिए बोला विदाउट एनी हेजिटेशन। जो बात गलत थी उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करा, एंड एट टाइम्स वो ब्लंट भी हुआ
पर उसने जो अंदर था वही बाहर रखा, कोई भी बीच में फिल्टर नहीं लगाया। एंड रोहन का ये नेचर स्टार्टिंग से यही रहा है कि वो किसी भी बात को सही या गलत के बेसिस पे ही करता है, आगे बोलता है। एंड गलत होती है तो वो कंप्लीटली उसको कॉल आउट करता है, और सही होती है तो वो उसके लिए स्टैंड लेता है, फिर वो चाहे किसी की भी सही हो। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने कौन पर्सन है, उससे क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ों से इफेक्ट उसको नहीं पड़ता। वो बात की करेक्टनेस के बेसिस पे ही आगे बात करता है। तो यहाँ पे ये नेचर क्लियरली दिखता था शादी से या फिक्स होने से पहले भी, जब मीटिंग हुई थी तब लड़की के फादर, मदर एंड खुद उस लड़की को। फिर भी ये आगे बढ़े इस रिश्ते के साथ, एंड अल्टीमेटली रोहन के साथ ही शादी हुई। और अब इस चीज को आप एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट बनाओ या एक पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बनाओ, तो ये कहाँ तक सही है। अब आज आप ये कह लो हमसे तो गलती हो गई या हमसे ड्यू डिलिजेंस ठीक से नहीं हुआ, तो फिर आपने एक बात बताएं, तो फिर ये चीज़ अगर आपसे गलती हुई है ऐसा आप समझते हो, तो गलती का तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना ही पड़ता है। अब यहाँ पे वो लड़की की मम्मी की सुपर पावर के बारे में आपको बताता हूँ। इन वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो स्वाति एंड रोहन के बीच में हो रहा था एक टाइम पे, उस आर्ग्यूमेंट के दौरान लड़की की जो मदर है या जो सासू माँ है लड़के की, उन्होंने कॉल पे रोहन को ये बोला कि मैं तो किसी भी घर की ना 2 घंटे के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर लूं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। मेरे में तो वो काबिलियत है, या हम तो वो हैं जो किसी भी घर की 2 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर लें और अंदर बाहर की हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर लें। तो यहाँ पे अब मेरा ये कहना है कि जब ये सुपर पावर आपके पास थी, तो आपने अपनी बेटी के लिए एक प्रपोजल फाइनलाइज करने से पहले, शादी का घर फाइनलाइज करने से पहले, ये सुपर पावर का इस्तेमाल ढंग से क्यों नहीं करा? आज आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने गलती कर दी और गलत घर चुन लिया? तो ये सुपर पावर का क्या ही फायदा रहा जब आप ही के बेटी के ये काम नहीं आई। तो यहाँ पे लड़की की मदर, लड़की के फादर एंड खुद लड़की के सामने इनिशियल टाइम पे जब मीटिंग हुई, तब लड़के का ये नेचर कंप्लीटली सामने था। फिर भी इन लोगों को कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी लगी होगी कि जिस वजह से ये आगे बढ़े और इन्होंने यहाँ पे रिश्ता फाइनलाइज करा। फिर इसमें लड़की का एक शिकायत है कि तुम मेरे मदर फादर से तमीज से नहीं बोलते। अब यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं कि तुम कम बात करते हो मेरे पेरेंट्स से, खास तौर से मेरी मम्मी से। अब एक नॉर्थ इंडियन फैमिली सेटअप में जहाँ पर दामाद हैं, ससुर हैं, सास हैं, वहाँ पे एक दामाद जनरली अपनी सास से कितनी देर बात करता है? ज़्यादा देर बात नहीं करता। कंपैरेटिवली वो ससुर जी से ज़्यादा बात करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स आ जाते हैं बात करने के लिए। पर सास से कोई दामाद कितनी ही देर बात कर लेता है? वो इनिशियल जो जेस्चर होते हैं, जो एक कर्टसी वाले होते हैं कि नमस्ते, पैर छूना और ये सब के बाद आगे की दूसरी बातें, ये थोड़ी ना पूरा पूरा दिन सासू जी से ही बात चलती रहती। तो यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, कम बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है एंड तमीज से नहीं बोलते, तो रोहन के ये तीनों पॉइंट्स पहले ही पता चल चुके थे। एंड रोहन के ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये कंसिस्टेंट हैं, चाहे किसी भी फैमिली की तरफ की बात हो, चाहे स्वाति की फैमिली की हो या रोहन की खुद की फैमिली की हो, ये बात कंसिस्टेंट है। रोहन को जिस कंपनी में मजा आता है वहां पे रोहन ज्यादा बात करता है, ज्यादा खुश रहता है, ना कि उस कंपनी में जहां पे आर्टिफिशियली अपने आप को प्रेजेंट करना हो, आर्टिफिशियली अपने मुंह पे जेस्चर्स लाने हो, एक्सप्रेशंस लाने हो, फालतू की स्माइल्स पास करनी हो एंड अच्छे लुक्स देने हो। वहां पे ये चीज थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, डिस्कम्फर्टिंग लगती है रोहन को। अब यहाँ पे रोहन की फैमिली से एक पॉइंट और यहाँ निकल के आता है कि यहाँ रोहन की फैमिली से जो स्टार्टिंग के टाइम पे गलतियां हुई, उन सभी गलतियों के लिए जब रियलाइजेशन हुआ रोहन और उसकी फैमिली को कि ये ठीक नहीं किया हमने, ये गलत हुआ हमसे, तब रोहन ने खुद फेस टू फेस लड़की से, लड़की के फादर से, लड़की की मदर से, लड़की के ब्रदर से, इन सब लोगों से फेस टू फेस जाके फिजिकली माफी मांगी, हाथ जोड़ के, पैर छू के। लड़की की मदर ने ओवर द कॉल इन सब से माफी मांगी, अपने जो भी पुराने गलत एक्शंस थे उनके लिए। एंड उसके बाद जो अभी लास्ट के 6 से 6.5 से 7 ईयर्स बीते, वो बहुत अच्छे बीते। एंड वो इतने अच्छे बीते कि वहाँ पे लड़की का जो फीडबैक था,
लड़के के लिए वो कंप्लीटली चेंज हो गया। जहां पे इनिशियल टाइम पे स्वाति का ये कहना था मैं तो रोहन तुम्हारे संग रह ही नहीं सकती, या हम दोनों का साथ रहना तो एकदम इम्पॉसिबल है, या मैं मरी जाऊं तुम्हारे संग रहूं। तो यहाँ इस फीडबैक से फीडबैक आज की डेट में ये हो गया कि रोहन मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो यहां से यहां तक में ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये स्वाति के हिसाब से 80% है जो रोहन ने अपने आप को इंप्रूव करा। फ्रॉम मतलब ये 0 लेवल है, तो यहां से 80% तक रोहन आ गया। स्टिल स्वाति को ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से लगता है कि जो रिमेनिंग 20% की कमी है वो इतनी बड़ी कमी है कि ये 80% के फायदे उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। अब ये डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का पॉइंट आप किस कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। आप रोहन के नेचर को आज जब इतना क्लोजली एनालाइज कर रहे हो, तो यही नेचर आपके सामने पहले भी तो था, तब कैसे चूक हो गई आपसे ये नेचर को एनालाइज ना करने में। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दो टूक बात करता है, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, ये सब चीजें तो आपको पहले ही दिख रही थी। तो एट द एंड हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं अब लास्ट में कि यहाँ पे जो भी ये इतने सारे इनको पर्क्स और बेनिफिट हैं, इनका कलेक्टिव इम्पैक्ट जो भी है, ये कलेक्टिव इम्पैक्ट जो आज की डेट में स्वाति के पेन पॉइंट्स हैं उससे कंपेयर करें तो एज अ पैकेज हमें इस चीज को इवैल्यूएट करना चाहिए। हम इन पेन पॉइंट्स को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो हमारे को ये पेन पॉइंट्स ही दिखेंगे, और ये कलेक्टिव इम्पैक्ट जो एक हर लड़की एक शादीशुदा लाइफ, एक आइडियल शादीशुदा लाइफ से चाहती है, ये सारे हम ओवरलुक कर जाएंगे। आज की डेट में अगर ये सारे एडवांटेजेस के बेनिफिट के पर्क्स के कलेक्टिव इम्पैक्ट मैं अगर स्वाति की लाइफ से हटा दूं ना, तब स्वाति की लाइफ में ये मिसिंग फैक्टर बन जाएगा, और तब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट वाला पॉइंट वो कहीं ना कहीं वो खो जाएगा। तो यहाँ पे स्वाति को करना क्या चाहिए कि स्वाति की प्रॉब्लम ये है, व्हाट डज अ वुमेन वांट। नाउ स्वाति इज वांटिंग 100% बेस्ट। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, शी इज मेकिंग बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर। हस्बैंड 80% तक बेटर हो गया आपकी लाइफ में, आप लेकिन 20% कमी की वजह से ही पकड़ के बैठे हो, और आप ये नहीं समझ रहे कि ये पेन पॉइंट्स का क्या वेटेज है और इन बेनिफिट्स के कलेक्टिव इम्पैक्ट का क्या वेटेज है मेरी एक हैप्पी एंड स्टेबल मैरिड फ्यूचर के लिए। ये आपके समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे ये कंपैरेटिव एनालिसिस इवैल्यूएशन आपका करना जरूरी है। रियलिटी चेक ऑफ योर लाइफ करना आपका बनता है यहाँ पे, जहाँ की आपको एडवांटेजेस, आपके बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उनको वैल्यू देना बहुत जरूरी है, एज कंपेयर टू ये लिटिल डेफिशिएंसीज जिनको आप ओवर वैल्यू कर रहे हो जरूरत से ज्यादा। आप एक बात ऐसे सोच के देखो कि आज स्वाति के पेरेंट्स के सामने 2 चॉइस दी जाए कि योर डॉटर्स मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस विद योर रीजनेबल रिस्पेक्ट, या फिर योर डॉटर्स टॉर्चरस मैरिड लाइफ बट फुल 100% अल्टीमेट रिस्पेक्ट फॉर द पेरेंट्स। तो यहां पे एज स्वाति's पेरेंट क्या ऑप्शन चूज करेंगे? उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनकी बेटी की खुशी रहेगी विद देयर रीजनेबल रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे यही चीज स्वाति मिस कर रही है देखने से, जो ये ओवरलुक कर रही हैं। एंड हस्बैंड को वो जो व्यू कर रही हैं वो सिर्फ पेन पॉइंट के हिसाब से आइसोलेशन में व्यू कर रही हैं, जबकि व्यू करना चाहिए एज अ पैकेज। अब यहाँ पे स्वाति का चाहत ये है कि हस्बैंड पैसा भी अच्छा कमाए, उसकी लुक्स भी रणबीर कपूर जैसी हो, और वो डांस भी ऋतिक रोशन जैसा करे, उसकी बॉडी भी शाहिद कपूर जैसी हो एकदम 6 पैक्स वाली, और उसके गाल पे शाहरुख खान के जैसे डिंपल्स भी पड़ते हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बेस्ट वाली चीज़ें चाहिए, पर ये एक ही आदमी में सब मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तो 5, 6, 7 आदमी लगेंगे। तो यहाँ पे एज अ पैकेज आपको हस्बैंड को इवैल्यूएट करना है, एंड जब आप ऐसा करोगे तब आपको ये चीज़ फिर कहीं से माइनस नहीं लगेगी, आप इस चीज के लिए सेटिस्फाइड हो जाओगे। सो डू नॉट चेज 100% बेस्ट। आप अगर बेस्ट चाह रहे हो तो पहले ये अपने आप से सवाल पूछो कि डू यू डिजर्व द बेस्ट? क्या आपको बेस्ट आप डिजर्व भी करते हो? तो अपने इस एनालिसिस का आंसर खुद ही है इस क्वेश्चन में कि डू यू डिजर्व द बेस्ट। और आप अगर कहीं ना कहीं बेस्ट डिजर्व नहीं कर रहे हो तो अब कमियां आप में भी हैं। स्वाति के केस में क्या है कि वो शादी से पहले भी ओवरवेट थी, पर अब वो बढ़ते एक्सेसिवली ओवरवेट हो चुकी है, सिवियरली ओवरवेट हो चुकी है, एक हेल्थ रिस्क
की तरह वो ओवरवेट हो चुकी है। यहाँ पे जो उसका हस्बैंड है रोहन, वो स्वाति को कहता है कि मैं बच्चों को भी संभाल लूंगा, उनके काम भी देख लूंगा, और तुम मुझसे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहो तुम लो, पर यू डू समथिंग अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर वेट। तुम योगा ज्वाइन करो, स्विमिंग करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, कुछ जो चाहे वो करो, बट यू अपनी बॉडी के लिए, इस ओवरवेट के लिए कुछ काम करो, नहीं तो तुम टाइम से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों पे और हम और मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओगी। अब यहाँ पे ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है जिससे लाइफ एट रिस्क है। स्वाति की हैप्पीनेस, डायरेक्ट हैप्पीनेस एट रिस्क है, पर स्वाति को अपनी हैप्पीनेस कहाँ दिखती है? पेरेंट्स की इज्जत में। तो ये एक इमेजिनेशन की तरह चल रहा है, जो क्रिटिकल है आपको वो नजर नहीं आ रहा, जो कम क्रिटिकल है इन द कंप्लीट पिक्चर, सी द कंप्लीट पिक्चर, देन आप फाइंड आउट करो कि क्रिटिकल क्या है। तो यहाँ पे ये अटेम्प्ट था कि व्हाट डज अ वुमेन वांट। यहाँ पे वुमेन को अगर 100% बेस्ट चाहिए तो वो नहीं होता। अपनी लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करो, कंपैरेटिवली चेक करो, इवेल्युएट करो, रियलिटी चेक लो अपनी लाइफ का, एंड वैल्यू व्हाट यू हैव। और अगर वो सफिशिएंट है, वो क्रिटिकल इतना है, उसका वेट इतना है कि एक आपकी हैप्पी मैरिड स्टेबल लाइफ इंश्योर कर सकता है, तो वो थोड़ी सी जो पेन पॉइंट्स और डेफिशिएंसीज का जो बंच है ना, उसको ओवरलुक करो और उससे अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ो। तो आई होप इस वीडियो से आपको भी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप भी एक महिला हैं और आप अपनी आगे मैरिड लाइफ स्टार्ट करने वाली हैं या रिसेंटली आपने स्टार्ट करी है, एंड फॉर हस्बैंड्स आई होप आपको क्या वो करेक्ट जगहें हैं, क्या वो करेक्ट पॉइंट्स हैं जहां पे आपको इनपुट देना है, वहां आपको यहां से अवेयरनेस मिली होगी। सो आई होप ये वीडियो आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ में सुकून, क्लैरिटी और हैप्पीनेस लेके आए, एंड एक करेक्ट डायरेक्शन का आपको पता चले कि एक करेक्ट डायरेक्शन क्या है जिसमें आपको आगे बढ़ना है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, चैनल पे आते हैं, पर बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।